निश्चल वानी के साथ मीटिंग रूम में जाता है। वहाँ पर पहले से ही मिस्टर बाजवा और उनका असिस्टेंट बैठा हुआ था। निश्चल को देख मिस्टर बाजवा खड़े हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। निश्चल मीटिंग शुरू कर देता है और वानी साइड में खड़ी होकर ज़रूरी बातें नोट कर रही थी। वानी खड़े खड़े थक गई थी, पर वो यह बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। वो जल्द से जल्द मीटिंग खत्म होने की प्रार्थना कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो वानी चैन की सांस लेती है। मिस्टर बाजवा निश्चल से हाथ मिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। निश्चल खिड़की की साइड में जाकर किसी से फ़ोन पर बात करने लग जाता है। वानी यह देख निश्चल को मन ही मन कोसने लगती है। थोड़ी देर बाद निश्चल फ़ोन पर बात करते हुए ही वानी से पानी का गिलास मांगता है। वानी पानी का गिलास लेकर निश्चल के पीछे खड़ी हो जाती है। निश्चल की पीठ वानी की तरफ थी। वो जैसे ही पानी का गिलास लेने के लिए घूमता है तो उसका हाथ वानी की पानी के गिलास के साथ लग जाता है। वानी ने गिलास हल्के से पकड़ा हुआ था, इसलिए आधा पानी नीचे गिर जाता है। वानी घबराकर निश्चल की तरफ देखती है तो निश्चल गुस्से में वानी को ही घूर रहा था। वानी सॉरी कहते हुए जैसे ही दोबारा गिलास में पानी भरने जाने लगती है, उसका पैर नीचे गिरे पानी पर फिसल जाता है। वानी के हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है और वहाँ पर कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। वानी नीचे बिखरे कांच के टुकड़ों पर गिरने लगती है। यह देख निश्चल जल्दी से वानी की कलाई पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वानी ने कांच के ऊपर गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। निश्चल ने जैसे ही वानी को अपनी तरफ खींचा, वानी जाकर उसके सीने से लग गई और उसके हाथ निश्चल के कंधे पर थे। निश्चल ने एक हाथ से वानी की कलाई पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से अपना फ़ोन। जब वानी को एहसास होता है कि वो निश्चल के सीने से लगी हुई है, वो घबराकर पीछे हटने लगी। निश्चल वानी की पकड़ी हुई कलाई को मोड़कर उसकी पीठ से लगा देता है और उसे दोबारा अपनी तरफ खींच लेता है। वानी निश्चल की तरफ घबराकर देखती है तो निश्चल उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहता है, दिमाग है या फिर नहीं? पहले तो गिलास तोड़ दिया और अब बिना ध्यान दिए कांच पर पैर रखने जा रही थी। निश्चल की बात सुन वानी को याद आता है कि अचानक पीछे हटने से उसका पैर कांच पर जा सकता था, इसलिए दोबारा निश्चल ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। वानी निश्चल की तरफ एकटक देखने लगती है। वानी को अपनी तरफ देखता पाकर निश्चल थोड़ा सा घूमता है और वानी को छोड़ देता है। निश्चल के छोड़ते ही वानी डरते हुए कहती है, सॉरी सर, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया, मैं अभी यह साफ कर देती हूँ। यह कहकर वानी नीचे बैठकर जल्दीबाजी में कांच उठाकर अपने हाथों में रखने लग जाती है। वानी हड़बड़ाहट में कांच उठा रही थी, जिस वजह से उसके हाथ पर कांच का टुकड़ा लग जाता है। कांच लगते ही वानी के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। यह देख निश्चल जल्दी से वानी के हाथ में रखे कांच के टुकड़े साइड में फेंक देता है और वानी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहता है, तुम सच में पागल हो, दिमाग तो तुम में है ही नहीं। किसने कहा तुम्हें कि तुम यह कांच के टुकड़े उठाओ? वानी निश्चल की बात सुन नीचे देखने लगती है। निश्चल वानी का सिर नीचे देख गुस्से में उसका चेहरा ऊपर करता है। वानी की आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसकी आंखें अभी भी नीचे की तरफ ही थी। निश्चल यह देख कहता है, अब इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम्हारी गलती थी, इसलिए डांट पड़ी है तुम्हें, अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा। निश्चल की बातें सुन वानी के आंसू जो अभी आंखों में ही थे वो उसकी गालों पर आ जाते हैं। वानी को रोता देख निश्चल शांत हो जाता है और वानी को प्यार से कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वानी निश्चल की तरफ देखती है और फिर अपना हाथ आगे कर कहती है, दर्द हो रहा है। वानी की बात सुनकर निश्चल उसके हाथ की तरफ देखता है। वानी का हाथ खून से भरा पड़ा था। निश्चल फ़ोन साइड में रख वानी को कुर्सी पर बिठाता है और चपरासी का इंतजार करने लगता है। यह देख निश्चल जल्दी से चपरासी को फ़ोन कर फर्स्ट एड किट लाने को कहता है। थोड़ी देर बाद चपरासी फर्स्ट एड किट लेकर आता है। निश्चल किट पकड़कर उसे जाने को कह देता है। निश्चल पहले रुई से खून साफ करता है, फिर डेटॉल से चोट साफ करने लगता है। डेटॉल चोट पर लगने की वजह से वानी अपना हाथ पीछे खींच लेती है। निश्चल उसका हाथ पकड़ता है और फूंक मारते हुए चोट पर डेटॉल लगाने लगता है। डेटॉल से चोट साफ कर वो चोट पर दवाई लगाता है और पट्टी बांध देता है। वानी अपना हाथ पकड़ फिर से निश्चल से सॉरी कहती है तो निश्चल उससे कहता है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, तुम जाकर अपना काम करो, यह मैं साफ करवा दूंगा।
निश्चल की बात सुनकर वानी वहाँ से चली जाती है और निश्चल भी वहाँ से चला जाता है। अयांश होटल में बैठा वीरांगना का इंतजार कर रहा था। उसे वहाँ बैठे 10 मिनट हो चुके थे पर वीरांगना अभी नहीं आई थी। अयांश टाइम देखते हुए खुद से कहता है, मैंने तो सुना था कि वक्त की बड़ी पाबंद है वीरांगना राठौर, मुझे बुलाकर अभी तक खुद ही नहीं आई। यह कहकर अयांश जैसे ही दरवाजे की तरफ देखता है उसकी नज़र वहीं पर अटक जाती है। सामने से वीरांगना काले रंग का प्लाजो सूट पहने चली आ रही थी। उसके गोरे रंग पर काला सूट बहुत जच रहा था और साथ में उसके खुले लहराते बाल उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। वीरांगना जब अयांश के पास जाकर खड़ी हो जाती है तब अयांश होश में आता है। वो देखता है कि वीरांगना के साथ एक और लड़की भी थी। अयांश उस लड़की की तरफ देखने लगता है तो वीरांगना उससे कहती है, यह मेरी छोटी बहन है मिष्टी राठौर। वीरांगना की बात सुन अयांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मिष्टी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिष्टी। मिष्टी अयांश से हाथ मिलाकर उसे हाय कहती है। अयांश उन दोनों को बैठने के लिए कहता है। वीरांगना अयांश की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक यू मिस्टर जायसवाल यहाँ आने के लिए। वो मैं आपको मिष्टी से मिलवाना चाहती थी और मिष्टी भी आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको बुलाया था। वीरांगना की बात सुन अयांश कहता है, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। टेबल पर रखा मेन्यू उठाकर मिष्टी उन दोनों से कहती है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, पहले हम कुछ खा लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। यह कहकर मिष्टी मेन्यू अयांश की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, जीजू आप हम सभी के लिए खाना ऑर्डर करो। अयांश पहले वीरांगना की तरफ देखता है और फिर मिष्टी की तरफ देखते हुए कहता है, पर मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या खाना पसंद करोगे। उसकी बात सुनकर वीरांगना मिष्टी के कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ती है, मिस्टर जायसवाल आपको क्या खाना है वो आप बता दीजिए, हम दोनों के लिए खाना मैं खुद ही ऑर्डर कर दूंगी। वीरांगना की बात सुनकर अयांश वेटर को बुलाता है और खाने का ऑर्डर बताने लगता है। वीरांगना भी अपने लिए और मिष्टी के लिए खाना लाने को कह देती है। मिष्टी अयांश से पूछती है, जीजू आप क्या काम करते हो और आप दी से कैसे और कब मिले थे। मिष्टी के सवाल सुनकर वो वीरांगना की तरफ देखता है और फिर कहता है, मैं डॉक्टर हूँ। मिस राठौर से मैं एक कैफे में कुछ दिन पहले ही मिला था। यह कहकर अयांश चुप हो जाता है। अयांश का जवाब सुनकर मिष्टी वीरांगना के कान की तरफ झुकती है और कहती है, दी आपको डॉक्टर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और अब डॉक्टर से ही शादी करने जा रही हो। मिष्टी की बात सुनकर वीरांगना उसे घूरते हुए चुप रहने का इशारा करती है। अयांश उन दोनों को देखकर मन में सोचता है, मेरी कॉन्ट्रैक्ट की पत्नी की बहन यानी मेरी कॉन्ट्रैक्ट की साली मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही थी, यह भी अपनी बहन की तरह ही है क्या। वीरांगना मिष्टी को चुप रहने का इशारा कर अयांश से कहती है, मिस्टर जायसवाल यह मेरी छोटी बहन है जिसके बारे में सब जानते तो हैं पर इसका चेहरा कोई नहीं जानता। मैं नहीं चाहती कि कभी भी मेरी वजह से इस पर कोई खतरा आए। मम्मी पापा के बाद सिर्फ यही मेरे पास है। अब मुझे आपके साथ रहना है तो मिष्टी के बारे में तो आपको पता लगना ही था। शादी के बाद मुझे आपके घर में रहना होगा और मेरे अलावा मिष्टी का ध्यान रखने के लिए और कोई नहीं है, इसलिए मैं मिष्टी को भी अपने साथ आपके घर लेकर आना चाहती हूँ, सिर्फ तब तक जब तक मैं वहाँ रहूँगी। अयांश वीरांगना की बात सुनकर कहता है, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मेरे परिवार को होगी। आप अपने साथ अपनी बहन को भी घर लेकर आ सकती है। अयांश का जवाब सुनकर वीरांगना आगे कुछ भी नहीं कहती है। वेटर खाना लेकर आ जाता है और खाना टेबल पर रखकर वहाँ से चला जाता है। वो तीनों अपने लिए भोजन निकालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। इस बीच उन तीनों में कोई बातचीत नहीं होती। थोड़ी देर तक वो तीनों खाना खा लेते हैं। वीरांगना वेटर को बुलाकर प्लेट्स उठाकर ले जाने को कहती है और अयांश से उसका पसंदीदा आइसक्रीम फ्लेवर पूछकर वो तीनों के लिए आइसक्रीम लाने को कह देती है। मिष्टी बार बार अयांश को देखे जा रही थी। यह बात अयांश ने भी नोटिस की थी पर वो मिष्टी से इस बात की वजह नहीं पूछ सकता था। उन तीनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उस खामोशी को तोड़ते हुए मिष्टी कहती है, जीजू आप ऐसे ही चुप रहते हो या फिर सिर्फ अभी के लिए चुप हो। वो क्या है ना, दी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती और अगर आप भी ऐसे ही निकले फिर तो आप दोनों का रिश्ता बोरिंग हो जाएगा। मिष्टी की बात सुनकर अयांश उससे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है,
पास कोई बात करने के लिए बैठा हो तब तो मेरी बातें खत्म नहीं होती, और अगर सामने वाला शांत बैठा हो तो मैं भी शांत रहता हूँ। अयांश का जवाब सुनकर मिष्टी उससे कहती है, जीजू आपकी साली बहुत ज़्यादा बातें करने वाली है, बहुत बोलती हूँ मैं। पर मेरे से उलट दी, इनके मुंह से तो शब्द ही बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। पर अभी के लिए आप फिक्र मत करो और मेरे साथ बातें करो। अयांश मिष्टी की बात सुनकर मन ही मन कहता है, अच्छा हुआ, कम से कम बहन तो ऐसी नहीं है। यह सोचकर अयांश मिष्टी से थोड़ी बहुत बातें करने लग जाता है। वो मिष्टी को बीच बीच में अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताता तो कभी अपने बचपन के बारे में। वीरांगना का ध्यान उन दोनों की तरफ कम और फ़ोन पर ज़्यादा था। थोड़ी देर में ही अयांश और मिष्टी एक दूसरे के साथ फ्रैंक हो चुके थे। काफ़ी देर वो दोनों बातें करते रहे तो वीरांगना उनकी बातों की कड़ी को तोड़ते हुए कहती है, मिष्टी बातें बहुत हो गई, टाइम देखो कितना हो गया है। अयांश अपनी घड़ी पर टाइम देखता है तो 11 बज चुके थे। वो वीरांगना की तरफ देखकर कहता है, टाइम का तो पता ही नहीं चला कब गुजर गया, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। अयांश की बात सुनकर मिष्टी उससे कहती है, अरे जीजू पहले आप मुझे अपना नंबर तो दीजिए, अभी मुझे आपसे बहुत बातें करनी है जो मैं कॉल पर करूँगी। अयांश मिष्टी की बात सुनकर उसे अपना नंबर दे देता है। अयांश खाने के पैसे रखकर उन दोनों के साथ होटल से बाहर आ जाता है। वीरांगना और मिष्टी जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। मिष्टी अयांश को बाय करती है और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद अयांश भी वहाँ से चला जाता है। वानी घर पहुँचती है तो देखती है कि घर में कोई नहीं था। वो अपने चाचा चाची को आवाज़ लगाती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वानी घर में उनको ढूंढने लगती है लेकिन घर में कोई नहीं था। वानी बाहर गार्डन की तरफ जाती है तो उसे वहाँ पर नर्मदा जी की आवाज़ सुनाई देती है। उनकी आवाज़ सुनकर वानी शांत हो जाती है और गार्डन में चली जाती है। वहाँ पर उसे झूले पर नर्मदा जी बैठी दिखाई देती है पर उनके साथ एक और लड़की वहाँ पर बैठी हुई थी। वानी जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखती है तो वो खुश हो जाती है और उस लड़की का नाम पुकारती है, मिसिका। अपना नाम सुनकर मिसिका साइड में देखती है तो वहाँ पर वानी खड़ी थी। वानी को देख मिसिका झूले पर से खड़ी होती है और भागकर वानी के गले से लग जाती है। मिसिका फिर उससे अलग होती है और कहती है, बहुत याद आई मुझे तेरी, बता कैसी है मेरे बिना। वानी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, तेरे बिना तो सब कुछ अधूरा सा था। उसकी बात सुनकर मिसिका हंसने लगती है। नर्मदा जी उन दोनों से कहती है, तुम दोनों अंदर चलो और बातें करो, मैं डिनर तैयार कर लेती हूँ और तब तक वरिंदर जी भी आ जाएंगे। नर्मदा जी की बात सुन वो दोनों अपना सिर हिला देती है और वानी मिसिका के साथ अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर मिसिका बेड पर बैठ जाती है और वानी से कहती है, देख तेरे कहने पर आज ही मैं यहाँ आ गई, बता मिलेगी तुझे मेरी जैसी दोस्त और कहीं पर। वानी मुस्कुराते हुए उससे कहती है, तू है इसलिए ही तो कभी किसी और को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह कह वानी उसके पास जाकर बैठ जाती है। मिसिका का ध्यान वानी के हाथ पर लगी चोट की तरफ जाता है तो वो उससे कहती है, ये चोट कैसे लग गई तुझे। उसकी बात सुनकर वानी को निश्चल का याद आ जाता है और वो मुस्कुराने लगती है। वानी को बिना वजह से मुस्कुराता देख मिसिका उससे कहती है, मैंने तुझसे चोट के बारे में पूछा और तुम मुस्कुरा रही हो, जरा हमें भी तो बताओ कि मामला क्या है। मिसिका की बात सुनकर वानी कहती है, कुछ भी मामला नहीं है, वो तो ऑफिस में चोट लग गई थी। वानी की बात सुनकर मिसिका कुछ नहीं कहती तो वानी उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लग जाती है। वो दोनों बातें कर रही थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब डिनर का समय हो गया। नर्मदा जी के कहने पर वो दोनों कमरे में से बाहर आती है। मिसिका जाकर वरिंदर जी से मिलती है और वो सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। वो सभी खाना खाते हुए बातें कर रहे थे और मिसिका उन्हें अपनी चटपटी बातें हंसकर बताए जा रही थी। खाना खाने के बाद वो दोनों नर्मदा जी की रसोई में मदद करती है और फिर कमरे में आ जाती है। वो दोनों बेड पर बैठी हुई थी तो मिसिका उससे कहती है, वानी जिस वजह से तुमने मुझे यहाँ बुलाया वो तो अभी तक तुमने बताई ही नहीं, किस वजह से तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। यह कहकर मिसिका सवालिया नज़रों से वानी की तरफ देखने लगती है। वानी मिसिका से कहती है, वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक भी पहुँच चुका है। यह कहकर वानी उस रात जो भी हुआ वो मिसिका को बता देती है। मिसिका उसकी बात सुन गुस्से में कहती है, तू कुछ कर नहीं रही,
इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ रही है। तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? उसकी बात सुनकर वानी कहती है, मिशिका पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और अगर मैंने उसकी कंप्लेन की तो वो चाचा चाची को नुकसान पहुंचा सकता है। वानी की बात सुनकर मिशिका उससे कहती है, वानी तुझे तेरे चाचा जी ने कह दिया था कि तुम इस घर से चली जाओ, पर फिर भी तुम यहाँ क्यों हो? मिशिका के सवाल का जवाब देते हुए वानी कहती है, मिशिका उस रात उन्होंने मुझसे कहा तो था, पर रात को वो दोबारा मेरे पास आए थे। उस रात जब वानी सोने जा रही थी तो वरिंदर जी उसके कमरे में आते हैं। उन्हें देख वानी अपना सिर नीचे झुका लेती है। वरिंदर जी बेड पर बैठते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, सॉरी बेटा, मैंने तुम पर हाथ उठाया, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि उस वक्त मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेटा, मैंने तुमसे जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे वो सब नहीं कहना चाहता था। उनकी बात सुनकर वानी कहती है, कोई बात नहीं चाचा जी, मैंने आपकी बातों का बुरा नहीं माना। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो मुझे उसी वक्त अपने घर से धक्के मारकर निकाल देते। आपने तो फिर भी मुझे यहाँ रखा है। चाचा जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी हो, इसलिए मैं कल ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। वानी की बात सुनकर वरिंदर जी कहते हैं, बेटा, अगर तुम यह घर छोड़कर चली जाओगी तो मैं भैया को मरने के बाद क्या जवाब दूंगा? उन्होंने तेरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और तेरा ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें यह घर छोड़कर नहीं जाने दूंगा। रही बात उस गुंडे की, तो तुम उससे डर कर नहीं, डट कर सामना करो। जितना तुम डरोगी वो उतना ही तुम्हें डराएगा। उसका सामना करो, ना कि उससे भागो, क्योंकि तुम्हें भागना नहीं, सामना करना सिखाया गया है। वरिंदर जी की बात सुनकर वानी कहती है, ठीक है चाचा जी, अब मैं उसके सामने कमज़ोर नहीं बनूंगी, बल्कि उसका सामना करूंगी। वानी की बात सुनकर वरिंदर जी मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, यह हुई ना बात, अब सो जाओ। यह कहकर वरिंदर जी वानी के सिर पर हाथ फेर वहाँ से चले जाते हैं। वानी यह सब मिशिका को बताती है तो मिशिका उससे कहती है, वानी, अंकल जी ने भी सही कहा है, तुम उससे डरो मत, बल्कि उसका सामना कर। उसे यह बताओ कि तुम कमज़ोर नहीं हो। मिशिका की बात सुनकर वानी अपना सिर हिला देती है तो मिशिका उससे कहती है, चलो अब सो जाओ, क्योंकि कल तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है। मिशिका की बात सुनकर वानी कंबल लेकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वानी को देख मिशिका भी उसके साथ लेट जाती है। वीरांगना सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन उठाती है और मैसेज चेक करने लगती है। वो देखती है कि उसे निचल का मैसेज आया हुआ था। वो मैसेज खोलती है और पढ़ती है, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, कैसी रही नींद तुम्हारी? आई होप बुरी गई होगी, क्योंकि कल तुम्हें मैंने बैड नाइट विश ही नहीं किया था। चलो वो छोड़ो और सुनो, आज तुम्हें मेरी तरफ से एक तोहफा मिलने वाला है। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, पर मुझे अच्छा लगेगा। बाय, तैयार रहना तोहफे के लिए। वीरांगना मैसेज पढ़कर परेशान हो जाती है और कहती है, यह किस तोहफे की बात कर रहा था? इसका तोहफा मुझे बुरा लगेगा। कहीं यह मिष्टी की बात तो नहीं कर रहा था? पर मिष्टी को यह बीच में नहीं लाएगा, फिर किस बात की बात कर रहा था? यह कहकर वीरांगना सोचने लगती है तो उसे निचल की अयांश को लेकर दी गई धमकी याद आती है। वो अयांश के बारे में सोचते हुए कहती है, यह ज़रूर मिस्टर जायसवाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मुझे गार्ड्स को कहकर उनकी सुरक्षा बढ़ानी होगी। यह कहकर वीरांगना किसी को मैसेज कर देती है और बिस्तर पर से उतरकर वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ निचल अपने घर में बैठा किसी को फ़ोन करता है और कहता है, तुम्हें पता है ना कि आज क्या करना है? इस बात का ध्यान रखना कि जान नहीं जानी चाहिए, और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, यह बात भी याद रखना। यह कहकर निचल फ़ोन रख देता है। निचल घर में सोफे पर बैठा हुआ था तो उसके पास उसकी माँ आती है और कहती है, निचल, कितनी बार कहा है मैंने तुझे कि गुस्सा कम किया कर, गुस्से की वजह से तुम अपनी तबीयत खराब कर लेते हो। उनकी बात सुनकर निचल मुस्कुराते हुए कहता है, माँ, अब मैं क्या करूँ, मैं खुद थोड़े गुस्से को बुलाता हूँ। उसकी बात सुनकर आगे उसकी माँ कुछ कहती, वो बात को टालते हुए कहता है, दादू उठ गए क्या? उसकी माँ हाँ में सिर हिला देती है तो निश्चल उठकर अपने दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो कमरे में आता है और बेड के पास जाकर लेटे हुए बूढ़े व्यक्ति से कहता है, दादू। निश्चल की आवाज़ सुनकर उसके दादू यानी परम जी अपनी आंखें खोलते हैं और निश्चल को देख हल्का सा मुस्कुराते हैं। निश्चल उनके पास बैठ जाता है और कहता है,
दादू वो शादी कर रही है। निश्चल की बात सुनकर परम जी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वो किससे शादी कर रही है, तुमने उसे बताया नहीं क्या जाकर? उनकी बात सुनकर निश्चल कहता है दादू वो मुझसे बदला लेने के लिए यह शादी कर रही है। वो नफरत में इतनी पागल हो चुकी है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि सही कौन है और गलत कौन है। दादू वो जिससे शादी करने जा रही है वो विजय जायसवाल का बेटा है। निश्चल की बात पूरी होते ही परम जी की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो उससे कहते हैं उसका यह फैसला गलत है। अभी तक वो सच नहीं जानती है, पर जिस दिन उसे सच पता चलेगा वो अपने फैसले पर पछताएगी। वो शादी उनकी कंपनी के शेयर्स के लिए कर रही है, पर यह सारी उस इंसान की चाल है। तुम्हें कुछ भी करके उसे इस शादी को करने से रोकना होगा। वो उस घर में नहीं जानी चाहिए निश्चल, उस घर में खतरा है उसे। परम जी की बात सुनकर निश्चल कहता है दादू मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकता। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस शादी को रोकने के लिए, फिर चाहे मुझे उसके बेटे की जान ही क्यों न लेनी पड़ जाए। निश्चल की बात सुनकर परम जी कहते हैं नहीं निश्चल, हमने कभी भी अपने काम के लिए दूसरों की जान लेना नहीं सीखा है। उसका बेटा इस बारे में कुछ नहीं जानता और वो बेकसूर है, इसलिए उसकी जान लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। उनकी बात सुनकर निश्चल कहता है पर दादू। परम जी उसकी बात बिना सुने ही कहते हैं निश्चल प्यार हमें ज़िंदगी देना सिखाता है, ना कि किसी की ज़िंदगी छीनना। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो उसे अपने प्यार से समझाओ, ना कि किसी की जान लेकर। परम जी की बात सुनकर निश्चल आगे कुछ नहीं कहता। उसको चुप देखकर परम जी कहते हैं निश्चल यह हर बार ज़रूरी नहीं होता कि जिसे आप प्यार करो वो भी आपसे प्यार करे। उसके दिल में अभी गलतफहमी की वजह से नफरत है, पर जिस दिन गलतफहमी दूर होगी उस दिन उसके दिल में से तुम्हारे लिए नफरत भी निकल जाएगी। अपने प्यार पर विश्वास रखना। परम जी की बात सुनकर निश्चल अपना सिर हिला देता है और बेड पर से उठते हुए कहता है दादू आप आराम करो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। यह कहकर निश्चल वहाँ से चला जाता है। निश्चल के जाने के बाद परम जी खुद से कहते हैं बेटा काश मैं तेरी कोई मदद कर पाता, अब तुम्हें ही उसकी रक्षा करनी होगी। उसके आसपास बहुत दुश्मन हैं जो अपनेपन का मुखौटा पहनकर उसकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं, जिन्हें वो अपना दुश्मन मान रही है। वो तो उसका भला ही चाहते हैं, काश हम उसे सच बता पाते। यह कहकर परम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वो आंखों के बाहर निकलने से पहले ही साफ कर लेते हैं। निश्चल अपने ऑफिस पहुंचता है और सीधा कैबिन में चला जाता है। कैबिन में पहुंचकर वो वानी को फ़ोन करता है और उसे अपने कैबिन में बुलाता है। वानी थोड़ी देर बाद निश्चल के कैबिन में आती है तो निश्चल उससे कहता है मिस वानी अब आपकी चोट कैसी है? वानी उसका सवाल सुनकर कहती है सर चोट वो तो ठीक है। वानी का जवाब सुनकर निश्चल कहता है ठीक है, फिर आप जाकर मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लेकर आइए। निश्चल की बात सुनकर वानी सोचती है इन्होंने मुझसे इसलिए मेरी चोट के बारे में पूछा ताकि यह मुझसे अपनी कॉफ़ी मंगवा सके। वानी को किसी सोच में देखकर निश्चल उससे कहता है मिस वानी क्या सोच रही है आप? निश्चल का जवाब सुनकर वानी उसकी तरफ देखती है और कहती है कुछ नहीं सर, मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। यह कहकर वानी वहाँ से चली जाती है। निश्चल उसे जाता देख खुद काम करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अयान आ जाता है। अयान को देख निश्चल उससे कहता है अयान तुम आज इतनी जल्दी आ गए? उसकी बात सुन वो कहता है अरे मैं फ्री था तो सोचा तुम्हारे पास आकर काम में कोई हेल्प ही कर दूँ। उसकी बात सुनकर निश्चल कहता है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगवाता हूँ। यह कहकर निश्चल वानी को फ़ोन करता है और उससे एक और कॉफ़ी लाने को कहता है। थोड़ी देर बाद वानी हाथ में ट्रे लेकर कैबिन में आती है। अयान को वहाँ देखकर वानी मन में कहती है यह तभी क्यों आता है जब मैं कॉफ़ी लेने जाती हूँ। एक तो घूरता भी वैसे है और हरकतें भी वैसी है। वानी को दरवाजे पर ही खड़ा देख अयान कहता है अरे वानी जी आप वहाँ पर क्यों खड़ी हो गई? लगता है आपका इरादा नहीं है हमें कॉफ़ी पिलाने का। उसकी बात सुनकर वानी कुछ नहीं कहती और आगे आ जाती है। वो कप उठाकर निश्चल को कॉफ़ी देती है और फिर जैसे ही अयान को कप पकड़ाने लगती है जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करते हुए अयान पर कॉफ़ी गिरा देती है। अयान जल्दी से कुर्सी पर से खड़ा हो जाता है। वानी अपनी हंसी छुपाते हुए कहती है सॉरी, वो हमने जानबूझकर नहीं किया। वानी की बात सुनकर अयान कहता है अरे कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए और मुझे यह बता दीजिए कि वॉशरूम कहाँ पर है। अयान की बात सुनकर वानी कुछ कहती उससे पहले ही निश्चल बोल पड़ता है अयान
वॉशरूम केबिन के साइड में है। तुम चले जाओ क्योंकि मुझे वानी से काम को लेकर ज़रूरी बात करनी है। निचल की बात सुनकर अयान वहाँ से चला जाता है। अयान के जाते ही निचल कुर्सी पर से खड़ा होता है और वानी के पास जाकर कहता है, तुमने अयान पर जानबूझकर कॉफ़ी क्यों गिराई? निचल का सवाल सुनकर वानी घबरा जाती है और कहती है, नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई थी। वो तो निचल वानी की बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, वो तो क्या? वानी पीछे हटते हुए टेबल से जाकर लग जाती है। निचल उसके करीब आता है तो वानी डरकर टेबल पर अपनी पकड़ कस देती है। निचल मुस्कुराते हुए वानी के कान के करीब अपना चेहरा करता है और कहता है, जानबूझकर किया हो या फिर अनजाने में, पर जो किया वो अच्छा किया। यह कहकर निचल वानी से दूर हो जाता है और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। निचल की बात सुनकर वानी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसे देख निचल भी मुस्कुरा रहा था। वानी वहाँ से चली जाती है और अयान थोड़ी देर बाद कैबिन में आता है। अयान को देख निचल उससे कहता है, अयान, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? वो उससे अनजाने में कॉफ़ी गिर गई थी। अयान निचल की बात सुनकर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है। यह कहकर अयान आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और वो दोनों काम करने लगते हैं। वीरांगना अपने कैबिन में बैठी काम कर रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगता है। वो बिना नंबर देके फ़ोन उठा लेती है और फ़ोन कान से लगाकर कहती है, हेलो। वीरांगना की बात सुनकर दूसरी तरफ से अविनाश बोलता है, वीर, कैसी हो तुम? मुझे पता है कि तुम ठीक ही होगी। वैसे तुम्हें मेरी तरफ से बधाई, बड़ी छुपी रुस्तम निकली तुम तो। अविनाश की बातें सुनकर वीरांगना पूछती है, किस बात की बधाई दे रहे हो? उसकी बात सुनकर अविनाश कहता है, अरे तुम शादी कर रही हो ना, बस उसी की बधाई दे रहा हूँ। अब तो तुम मेरे ही घर में आ जाओगी, मेरी भाभी बनकर, और फिर मैं तुमसे अनलिमिटेड बात कर सकता हूँ। अविनाश की बात सुनकर वीरांगना कहती है, तुम्हें अगर यह पता है तो इस शादी की वजह भी पता होगी। उसकी बात सुनकर अविनाश कहता है, हाँ मुझे वजह पता है, पर फिर भी तुम मेरी भाभी तो बनोगी। मैं तुम दोनों की शादी देखना चाहता हूँ, इसलिए बहुत जल्द वापस लौट रहा हूँ मैं। उसकी बात सुनकर वीरांगना कहती है, तुम अगर यहाँ रहो तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम तुम मुझे परेशान तो नहीं करोगे। वीरांगना की बात सुनकर अविनाश कहता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, अगर परेशान करूँगा तो तुम्हारी शादी के बाद करूँगा। आखिर तुम्हारा और मेरा फिर डबल रिश्ता हो जाएगा। उसकी बात सुनकर वीरांगना कहती है, अगर तुमने इन बातों के लिए फ़ोन किया है तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं होती हूँ हर समय। वीरांगना की बात सुनकर अविनाश थोड़ी नाराज़गी दिखाते हुए कहता है, तुम्हें बात नहीं करनी तो कह दो। जब भी बात करता हूँ हर बार तुम ऐसा ही कहती हो, अब तुमसे बात ही नहीं करूँगा। अविनाश की बात सुनकर वीरांगना कहती है, थैंक यू इस मेहरबानी के लिए। वीरांगना का ऐसा जवाब सुनकर अविनाश गुस्सा हो जाता है और नाराज़गी से कॉल कट कर देता है। कॉल कट होते ही वीरांगना फ़ोन को साइड में रख देती है और दोबारा अपना काम करने लगती है। अयास हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकल रहा था तो विजय जी उसे रोकते हुए कहते हैं, अयास, कल के लिए अपने काम से छुट्टी ले लेना। विजय जी की बात सुनकर अयास कहता है, पर क्यों पापा? विजय जी अयास के पास आते हैं और उससे कहते हैं, यह बात तुम्हें कल पता चलेगी, तुम्हारे लिए यह पार्टी एक सरप्राइज होगी। विजय जी की बात सुनकर अयांश उनसे और कुछ नहीं पूछता और वहाँ से चला जाता है। गाड़ी में बैठकर अयांश हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में अयांश का फ़ोन बजने लग जाता है। वो फ़ोन देखता है तो कॉल राजवीर की थी। अयांश फ़ोन उठा लेता है तो राजवीर उससे कहता है, यार अयांश, कहाँ है तू? राजवीर की बात सुनकर अयांश कहता है, हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। अयांश की बात सुनकर राजवीर कहता है, अयांश, वो रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैकेनिक को मैंने बुलाया है पर गाड़ी अभी ठीक नहीं हो सकती। मैं यहाँ से ऑटो भी नहीं ले सकता क्योंकि आज मेरा पर्स घर पर रह गया है। क्या तुम रास्ते में से तुम मुझे पिक कर लोगे? राजवीर की बात सुनकर अयांश कहता है, तुम कहाँ पर हो इस समय? मैं तुम्हें अभी लेने आता हूँ। अयांश की बात सुनकर राजवीर उसे जगह के बारे में बता देता है जहाँ पर वो था। अयांश कॉल कट कर देता है और रास्ते में से गाड़ी वापस राजवीर की बताई जगह की तरफ मोड़ लेता है। विजय जी और सुप्रिया जी अपने कमरे में बैठकर किसी बात पर बहस कर रहे थे। सुप्रिया जी विजय जी से कहती है, इतनी बड़ी बात हो गई
और उसने अपनी माँ को बताना ज़रूरी नहीं समझा। क्या उसकी ज़िंदगी में मैं मायने नहीं रखती? सुप्रिया जी की बात सुनकर विजय जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, नहीं सुप्रिया, ऐसी बात नहीं है। अयांश तुम्हें बताना चाहता था, पर मैंने ही उसे यह कहकर मना कर दिया था कि तुम्हें मैं खुद बता दूंगा। विजय जी की बात सुनकर सुप्रिया जी कहती है, आपको यह सब पता था, फिर भी आपने मुझसे छुपाया। अगर कोई मुझे बताता तो मैं मना थोड़ी करती। जहाँ पर मेरे बेटे की खुशी है, मैं वहाँ पर खुश रहती। सुप्रिया जी की बात सुनकर विजय जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, सुप्रिया, समझने की कोशिश करो। अगर ज़रूरी ना होता तो इतनी जल्दी यह सब नहीं होता। मेरे भी कुछ अरमान थे, पर अभी उन अरमानों को पूरा नहीं किया जा सकता। समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रिया जी विजय जी की बात को सोचते हुए कहती है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं विश्वास कर लेती हूँ। मुझे पता है मेरा बेटा और मेरे पति कभी गलत फैसला नहीं ले सकते। आप कल की पार्टी की तैयारी शुरू करवा दीजिए। मैं इस बारे में अयांश को कुछ नहीं कहूँगी। सुप्रिया की बात सुनकर विजय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे पता था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम मेरी बात को ज़रूर समझोगी। अब तुम कल की पार्टी की और सरप्राइज की तैयारी शुरू कर दो। कल अयांश को इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा कि वो खुश हो जाएगा। विजय जी की बात सुनकर सुप्रिया जी भी उनकी बात पर सहमति जता देती है। सुप्रिया जी को खुश देख विजय जी सोचते हैं, चलो एक मुसीबत तो कम हुई, अब मुझे कल की पार्टी का इंतजार है। यह सोचकर विजय जी सुप्रिया जी से कहते हैं, सुप्रिया, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं चलता हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा। यह कहकर विजय जी ड्राइवर के साथ घर से निकल जाते हैं। इधर निश्चल लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन देख रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन उठाता है तो सामने से आवाज़ आती है, सर वो घर से निकल चुका है, हम उसकी कार के पीछे ही हैं। अगर आप कहो तो हम अभी काम कर दें। सामने वाले की आवाज़ सुनकर निश्चल कहता है, नहीं, तुम लोग कुछ भी मत करना, बस उस पर अपनी नज़र बनाए रखो। यह कहकर निश्चल कॉल कट कर देता है और वीरांगना को किए गए सुबह के मैसेज को देखकर कहता है, मुझे पता है कि तुम इस मैसेज को देखकर बहुत परेशान हो गई होगी, पर यह सब मैंने सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए किया। इस मैसेज को देखकर तुमने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी होगी, पर मेरा टारगेट वो नहीं कोई और है, जिसे मैं समय आने पर उसके किए की सज़ा ज़रूर दूंगा। अभी तुम मुझे बहुत कुछ जानना है। मैं तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करने दूंगा और ना ही तुम्हें उस घर में कभी जाने दूंगा। यह कहकर निश्चल अपना फ़ोन साइड में रख देता है और अपनी आंखें बंद कर सिर पीछे कर लेता है। निश्चल ऐसे ही बैठा हुआ था कि वहाँ पर वानी आ जाती है। निश्चल को ऐसे बैठा देख वानी उससे पूछती है, सर आपकी तबीयत ठीक तो है? वानी का सवाल सुनकर वो अपनी आंखें खोलता है और सीधा होकर बैठते हुए कहता है, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, वो थोड़ा काम कर कर थक गया था। निश्चल की बात सुनकर वानी कहती है, सर आपके लिए कॉफ़ी ला दूँ? निश्चल कॉफ़ी के लिए मना कर देता है और वानी से कहता है, तुम यहाँ किस लिए आई थी? निश्चल की बात सुनकर वानी जिस काम से आई थी वो निश्चल को बताने लगती है। अगली रात जायसवाल मैंसन पूरी तरह से सजा हुआ था। पार्टी की चहल पहल पूरे घर में थी। मेहमान पार्टी में आने शुरू हो गए थे। सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए विजय जी खड़े हुए थे। सुप्रिया जी घर में बाकी की तैयारियां देख रही थी और अनामिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी। विजय जी सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, पर उन्हें किसी के आने का बेसब्री से इंतजार था। वो बेसब्री से एंट्रेंस की तरफ बार बार देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कार आकर रुकती है और उसमें से अविनाश निकलता है। अविनाश को देख विजय जी खुश हो जाते हैं। अविनाश विजय जी के पास आकर उनके पैर छूता है तो विजय जी उसे अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बस यही फिक्र थी कि तुम कहीं लेट ना हो जाओ। विजय जी की बात सुनकर अविनाश कहता है, पापा आपको अच्छे से पता है कि आपका बेटा कभी भी लेट नहीं हो सकता, फिर आप बेवजह फिक्र क्यों करते हो? अविनाश की बात सुनकर विजय जी कहते हैं, खुद थोड़ी सोचकर फिक्र होती है। उनकी बात सुनकर अविनाश कहता है, पापा माँ से मिलकर आता हूँ, अगर उन्हें पता चला कि मैं आ गया हूँ और उनसे नहीं मिला तो वो नाराज़ हो जाएंगी। विजय जी अविनाश को जाने के लिए कह देते हैं। अविनाश के जाते ही वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में से निश्चल बाहर आता है। निश्चल गाड़ी से उतरकर अपना कोट सही करता है और फुल एटीट्यूड दिखाते हुए विजय जी के पास आता है। विजय जी निश्चल को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उससे कहते हैं,
आइए मिस्टर मेहता, मुझे अच्छा लगा कि आप इस पार्टी में शामिल हुए। निचल विजय जी की तरफ एक फूलों का बुके बढ़ाता है और उनसे हाथ मिलाते हुए कहता है, आना तो था ही मिस्टर जायसवाल, आखिर इतना करीबी रिश्ता जो है हमारा। निश्चल की बात सुनकर विजय जी कुछ नहीं कहते तो निश्चल आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर में सारे मेहमान आ चुके थे और पार्टी शुरू हो चुकी थी। वहाँ के माहौल के हिसाब से धीमा धीमा संगीत बज रहा था। विजय जी और सुप्रिया जी मेहमानों से मिल रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अविनाश और अनामिका आते हैं। विजय जी सभी को उनसे मिलवाते हैं, पर उन दोनों को यह सब बोरिंग लग रहा था। किसी तरह से वो दोनों वहाँ से कोई बहाना बनाकर खिसक जाते हैं। अयांश अभी तक पार्टी में नहीं आया था। थोड़ी देर बाद विजय जी स्टेज पर जाते हैं और सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, आप सभी जो इस पार्टी में शामिल है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो इस पार्टी में आए। मैंने यह पार्टी एक बहुत ही खास वजह से रखी है। मेरा बेटा अयांश जायसवाल, जिसे आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे, उसे आप सबसे मिलवाना चाहता हूँ। यह कहकर विजय जी अपने हाथ से एक तरफ इशारा करते हैं। सभी उस तरफ देखने लगते हैं तो ऊपर से अयांश सफ़ेद सूट पहने आ रहा था। वो किसी की तरफ नहीं देखता और सीधा स्टेज पर विजय जी के पास चला जाता है। अयांश के कंधे पर अपना हाथ रख विजय जी सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं, यह मेरा बेटा अयांश जायसवाल है। यह पार्टी मैंने मेरे बेटे के लिए रखी है। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है क्योंकि आज यहाँ पर मेरे बेटे की सगाई होने वाली है। विजय जी की बात सुनकर अयांश हैरानी से उनकी तरफ देखने लगता है। अयांश कुछ कहने जा रहा था कि विजय जी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी आंखों से इशारा करते हैं। अयांश उनके लिए चुप हो जाता है। विजय जी आगे कहना शुरू करते हैं, मैं आप सभी को अपनी होने वाली बहू से मिलवाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ वेलकम कीजिए मेरी होने वाली बहू वीरांगना राठौर का। विजय जी के कहते ही सामने से वीरांगना पिंक कलर का गाउन पहने स्टेज की तरफ आ रही थी। सभी की आंखें वीरांगना पर ही रुक चुकी थी क्योंकि वीरांगना उस पिंक कलर के गाउन और खुले बालों में बिना मेकअप के भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वीरांगना स्टेज के करीब पहुंचती है तो विजय जी अयांश को इशारा करते हैं। अयांश वीरांगना की तरफ जाकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। वीरांगना अयांश को देखती है तो अयांश उसे नहीं देख रहा था। वो अयांश का बढ़ाया हुआ हाथ थामकर उस स्टेज पर आती है। उन दोनों को साथ में देख मेहमानों की भीड़ में बातें शुरू हो गई थी। उस भीड़ से दूर खड़ा निश्चल यह सब देखकर गुस्से में पागल हो गया। वीरांगना को किसी और के साथ खड़ा देख निश्चल की मुठ्ठियां कस गई थी। उसे विजय जी और वीरांगना दोनों पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज पार्टी में यह सब होगा। विजय जी के कहने पर सुप्रिया जी अपने हाथ में एक थाल लिए आती है। उस थाल में 2 अंगूठियां रखी हुई थी। अयांश सुप्रिया जी के हाथ में थाल देख हैरान हो जाता है। वो सुप्रिया जी को देखता है और फिर विजय जी की तरफ देखकर सोचता है, पापा ने मम्मा को सब बता दिया क्या? यह सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? सभी को पता था कि आज पार्टी में क्या होने वाला है, पर किसी ने मुझे बताना या मेरा फैसला सुनना ज़रूरी नहीं समझा। क्या पापा के लिए उनके बेटे की ज़िंदगी से ज़्यादा बिजनेस ज़रूरी हो गया? अयांश अपने सवालों में उलझा हुआ था कि सुप्रिया जी उससे कहती है, अयांश क्या सोच रहे हो? अंगूठी उठाओ और वीरांगना को पहना दो। उनकी बात सुनकर अयांश अपने सवालों के जाल में से बाहर आता है और सुप्रिया जी की तरफ देखता है। सुप्रिया जी उसकी तरफ अंगूठी का डब्बा बढ़ा देती है। अयांश हाँ में सिर हिलाते हुए अंगूठी उठाता है और वीरांगना की तरफ बिना देखे अपना दूसरा हाथ आगे कर देता है। वीरांगना हिम्मत कर अपना हाथ अयांश के हाथ में रख देती है। अयांश एक बार फिर विजय जी की तरफ देखता है और वीरांगना को अंगूठी पहना देता है। जैसे ही अयांश वीरांगना को अंगूठी पहनाता है, तालियों की आवाज़ गूंज जाती है। यह देखकर साइड में खड़ा निश्चल गुस्से में जल रहा था। वो पास में से शराब लेकर जा रहे वेटर को रोककर ट्रे में से एक गिलास उठा लेता है और पूरा गिलास एक बार में खाली कर देता है। वीरांगना भी अंगूठी उठाती है और अयांश की तरफ देखने लगती है। अयांश अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो विजय जी उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसे हाथ आगे करने के लिए धीरे से कहते हैं। अयांश अपना हाथ आगे कर देता है तो वीरांगना भी उसे अंगूठी पहना देती है। एक बार फिर
सभी की तालियों की आवाज़ गूंज जाती है और उन दोनों पर फूल गिरने लगते हैं। वीरांगना का ध्यान साइड में खड़े निश्चल की तरफ जाता है। निश्चल उस तरफ ही देख रहा था। वीरांगना को अपनी तरफ देखता पाकर गुस्से में निश्चल हाथ में पकड़ा कांच का गिलास तोड़ देता है और अपनी मुट्ठी कस लेता है। कांच लगने की वजह से निश्चल के हाथ में से खून बहने लगता है। यह देखकर वीरांगना अपनी नज़रें निश्चल पर से हटा लेती है। अविनाश स्टेज पर आता है और वीरांगना को हल्का सा हक करते हुए कहता है, सगाई मुबारक हो आपको। अब तो मेरा हक बन गया है कि मैं तुम्हें कुछ भी कह सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती। बहुत समय से तुम्हारी बातें सुनता आ रहा हूँ और अब मेरा समय आ गया है तुम्हें अपनी बातें सुनाने का। अविनाश की बात सुनकर वीरांगना उससे कुछ कहने लगती है। उससे पहले ही अविनाश माइक पकड़कर कहता है, पहले तो मेरे भाई और मेरी दोस्त को सगाई की मुबारकबाद। आज की रात इन दोनों की सगाई की जश्न की रात है, इसलिए इन दोनों की तरफ से एक रोमांटिक डांस परफॉर्मेंस तो बनती है, इसलिए प्लीज़ क्लैप कीजिए हमारे कपल की डांस परफॉर्मेंस के लिए। अविनाश की बात सुनकर अयांश और वीरांगना दोनों ही डांस के लिए मना करते हैं, पर अविनाश उनकी सुने बगैर सॉन्ग प्ले करने चला जाता है। विजय जी और सुप्रिया जी उन दोनों को डांस करने का कहकर स्टेज पर से नीचे आ जाते हैं। अयांश अपनी नज़रें उठाकर वीरांगना की तरफ देखता है, क्योंकि इससे पहले उसकी नज़रें नीचे ही थी। वीरांगना को अलग ही रूप में देखकर अयांश हैरान हो जाता है और उसे देखने लगता है। अयांश को अपनी तरफ देखता पाकर वीरांगना धीरे से उससे कहती है, मिस्टर जायसवाल, क्या आपको डांस आता है? वीरांगना का सवाल सुनकर अयांश कहता है, ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। उसकी बात सुनकर वीरांगना कहती है, पर मुझे थोड़ा बहुत डांस भी नहीं आता, अब मैं क्या करूँगी? वीरांगना की बात सुनकर अयांश उससे कहता है, बाकी मैं संभाल लूँगा, आप एक काम करना, जो स्टेप मैं करूँगा आप उनमें मेरा साथ देते रहना। अयांश की बात सुनकर वीरांगना अपना सिर हिला देती है और परेशानी में उसे देखने लगती है। तभी सारी लाइट्स बंद हो जाती है और एक फोक्स लाइट अयांश और वीरांगना पर पड़ने लगती है। अयांश वीरांगना की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है तो वीरांगना उसका हाथ थाम लेती है। अयांश गाना शुरू होते ही वीरांगना को अपनी तरफ खींच लेता है। वीरांगना का एक हाथ अयांश के कंधे पर था और दूसरा हाथ अयांश के हाथ में था। अयांश ने भी एक हाथ से वीरांगना का हाथ पकड़ रखा था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। गाने के बोलों के साथ वो दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। अयांश की नज़रें वीरांगना के चेहरे पर थी और वीरांगना की नज़रें अपने पैरों की तरफ थी। वो अयांश के स्टेप से स्टेप मिलाने की कोशिश कर रही थी। अयांश वीरांगना को घुमाता है और उसके कान के पास अपना चेहरा कर कहता है, मिस राठौर, डरिए मत, अपने पैरों की तरफ अपना ध्यान मत दीजिए। अयांश की बात सुनकर वीरांगना अपने पैरों पर से अपना ध्यान हटा लेती है। उसे अयांश के साथ डांस करना बहुत अजीब लग रहा था। अयांश फिर से वीरांगना को गोल घुमाकर अपने करीब कर लेता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। वीरांगना अयांश की तरफ देखती है तो अयांश को अपनी तरफ देखता पाकर वो भी उसकी आंखों में देखने लगती है। गाने के बोलों और धुन के साथ उन दोनों के पैर थिरक रहे थे। वीरांगना की आंखों में देखते हुए अयांश उसे नीचे की तरफ झुकाता है और फिर खड़ा कर देता है। वीरांगना अयांश की आंखों में देख रही थी कि उसकी आंखों के सामने निश्चल आ जाता है। वीरांगना को उसका चोट लगा हाथ याद आ जाता है। निश्चल के बारे में सोचकर वीरांगना डांस छोड़कर जाने लगती है तो अयांश उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। वीरांगना एकदम से अयांश की बाहों में आकर गिरती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। यह देखकर अयांश उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। गाना खत्म होते ही सारी लाइट्स जल जाती हैं और सभी तालियां मारने लगते हैं। तालियों की आवाज़ सुनकर अयांश वीरांगना को अपनी गोद में से नीचे उतार देता है। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।